नमस्कार दोस्तों। आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं आरबीआई ग्रेड बी का जो एग्जाम होने वाला है उसका जनरल अवेयरनेस का सेक्शंस वो हम यहां पर करेंगे और ये होगा आपका सेट नंबर 1। इसके आगे हम बढ़े उसके पहले मैं आपको बता देता हूं, जितने लोगों को नहीं पता कि अभी भी जो आरबीआई है उसने ग्रेड बी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है 28 जनवरी को और आपके पास अभी भी समय है 15 फरवरी तक आप फॉर्म भर सकते हो। लेट मी टेल यू कि जितने भी बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं या फिर इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम है उसमें आरबीआई ग्रेड बी एक बहुत ही अच्छा प्रेस्टिजियस जॉब माना जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा मौका है आपके पास, यहां पर ये एग्जाम भर सकते हैं आप। और यहां पर आप देख सकते हो कि 2 फेजेस में मेनली कंडक्ट किया जाएगा और यहां पर पहला फेज का जो एग्जाम है वो 6 मार्च को होगा और बहुत ही जल्द यहां पर फेज 2 का भी एग्जाम होता है और ये 1 अप्रैल को कंडक्ट किया जाएगा। इनफैक्ट यहां पर मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूं। जो फेज 1 का एग्जाम है ये टोटल आप देख सकते हो 200 मार्क्स का होता है। इसमें जो सबसे ज्यादा वेटेज है दोस्तों वो आपको मिलेगा जनरल अवेयरनेस में, दैट इज 40% वेटेज अकेले जनरल अवेयरनेस में है। और इसके अलावा ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश, रीजनिंग, ये सारे ऑलरेडी क्लासेस स्टडी आईक्यू पर चल रहे हैं, आप उसको देख सकते हो। लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो रहने वाला है जनरल अवेयरनेस में। अब जनरल अवेयरनेस में भी अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर जो फोकस है वो आपका इकोनॉमी वाले सेक्शंस पर दिया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हो इकोनॉमिक टर्म्स हो गए, मॉनेटरी पॉलिसीज हो गई, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस है, करंट अफेयर्स हो गया, फाइनेंशियल इकोनॉमिक न्यूज है, स्टैटिक जीके है। इस तरह से रिलेटेड जो भी आपके टर्म्स होते हैं, इससे रिलेटेड जितनी भी न्यूज है पिछले 1 साल की, वो आपको जानना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस पूरे वीडियो में मेरा यही फोकस होने वाला है कि स्पेशली इकोनॉमी के ऊपर मैं फोकस करके आपका जो एग्जाम की प्रिपरेशन है अगले कुछ दिनों में वो जल्द से जल्द कराने की कोशिश करूंगा। और ये वाला जो पूरा वीडियोस है दोस्तों वो सिर्फ आपको प्रीलिम्स वाले में नहीं, जो फेज 2 का एग्जाम है ये आप देख सकते हो, इसमें टोटल 3 पेपर होंगे 100 मार्क्स के। तो यहां पर भी आपको इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज हो गया या फिर फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट हो गया, इवन यहां पर अगर कोई ऐसे का पेपर आता है किसी प्रकार से, उसमें भी आप ये जो डेटा वगैरह मैं आपसे डिस्कस करूंगा आप हर जगह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यह भी मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पूरा कोर्स जानना है तो आप स्टडी आईक्यू ऐप पर जा सकते हैं। यहां पर कंप्लीट कोर्स आपको आरबीआई ग्रेड बी का मिल जाएगा और यहां पर अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, आप ऐप पर जाओगे तो आपको वहां पर मिल जाएगा। और जैसे ही आप ऐप ओपन करेंगे इस तरह का आपको पेज मिलेगा सबसे पहला, और यहां पर आप देख सकते हो बेस्ट सेलिंग कोर्स में और जस्ट लॉन्च्ड में दोनों जगह आपको ये आरबीआई ग्रेड बी का जो कोर्स है यहां से परचेस कर सकते हैं और इसका जो भी कंटेंट है देख सकते हैं दोस्तों। और यहां पर इकोनॉमी का भी सेक्शन मेरे द्वारा करवाया गया है, तो ये कोर्स आप डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, पिछले साल ये पर्टिकुलर जो टर्म है, ये टास्क फोर्स है, वो काफी न्यूज में था। इसका नाम है टास्क फोर्स ऑन सस्टेनेबल पब्लिक प्रोक्योरमेंट। आपको बताना है कि कौन से मिनिस्ट्री के अंदर यहां पर जो डिपार्टमेंट है, कौन से डिपार्टमेंट ने इसको सेटअप किया था। अब देखिए ये जो 4 ऑप्शन मैंने दिए हैं ये सभी फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट हैं, लेकिन आपको बताना है कि ये जो टास्क फोर्स है ऑन सस्टेनेबल पब्लिक प्रोक्योरमेंट ये कौन से मिनिस्ट्री ने दिया था, कौन से मिनिस्ट्री ने बनाया है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। जी हां, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो कि मिलेगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, उसने यहां पर एक टास्क फोर्स बनाया था फॉर सस्टेनेबल पब्लिक प्रोक्योरमेंट। अब आप इसका मतलब समझ लीजिए। सस्टेनेबल पब्लिक प्रोक्योरमेंट का सिंपल अर्थ यह है, आपने देखा होगा सरकार कई सारे यहां पर कॉन्ट्रैक्ट निकालती है ताकि प्रोक्योरमेंट कर सके। मतलब कि यहां पर अगर सपोज सरकार को कोई गाड़ी की जरूरत है तो गाड़ी के लिए कॉन्ट्रैक्ट निकाला जाएगा, तो जिससे भी कॉन्ट्रैक्ट में डील होगा उससे हम परचेस कर सकेंगे। तो यहां पर जो डील होगा, जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो सही तरीके से हो, सस्टेनेबल तरीके से हो, इकोनॉमिकली सस्टेनेबल हो, सोशली हो, एनवायरमेंटल हो, हर एक चीज को यहां पर देखने के लिए एक टास्क फोर्स बनाया गया। इनकी जिम्मेदारी थी कि यहां पर जो इंटरनेशनल लेवल पर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको रिव्यू करें, यहां पर करंट स्टेटस क्या है सस्टेनेबल पब्लिक प्रोक्योरमेंट का उसको देखा जाए। इसके अलावा एक ड्राफ्ट प्रिपेयर करें कि किस तरह से करना चाहिए। ये सारी जिम्मेदारी यहां पर इस टास्क फोर्स को दी गई थी। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने ये वाला टास्क फोर्स बनाया था।
क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, आपको याद होगा सरकार ने निर्णय लिया था कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उसमें से कई सारे बैंकों को मर्ज किया जाएगा। तो जो एमलगमेशन का पूरा प्रोसेस है, आपको याद होगा सरकार ने 10 पब्लिक सेक्टर बैंकों को एक साथ मर्ज करने की निर्णय लिया था। मतलब अलग अलग, उसमें किसी में 2 पब्लिक सेक्टर बैंक को मर्ज कर दिया गया, किसी में 3 पब्लिक सेक्टर बैंक को मर्ज कर दिया गया। इस तरह की चीजें करी गई थी। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि एमलगमेशन के बाद यहां पर कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक एग्जिस्टेंस में नहीं है? अभी कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक एग्जिस्टेंस में नहीं है? इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन ए, दैट इज कॉर्पोरेशन बैंक। जी हां, मैं आपको प्रॉपर दिखा सकता हूं। पहले आपको याद होना चाहिए कि 18 पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे इस एमलगमेशन के पहले, लेकिन सरकार ने निर्णय लिया कि ये जो 10 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, आप ये देख सकते हो यहां पर, ये टोटल 10 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, इसको 4 में कन्वर्ट कर दिया गया। दैट इज ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इसको मर्ज कर दिया गया पंजाब नेशनल बैंक में। सिंडिकेट बैंक को मर्ज कर दिया गया कैनरा बैंक में। आंध्रा बैंक कॉर्पोरेशन बैंक को मर्ज कर दिया गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। इलाहाबाद बैंक को मर्ज कर दिया गया इंडियन बैंक में। तो यहां पर जो आप देख रहे हो ना, कॉर्पोरेशन बैंक, ये मर्ज हो चुका है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आज के डेट में एग्जिस्ट करता है, कॉर्पोरेशन बैंक नहीं करता है, और इसीलिए इसका राइट आंसर होगा कॉर्पोरेशन बैंक। बाकी के भी बैंक आप चाहो तो अच्छे से पढ़ सकते हैं, यहां पर आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस बार आरबीआई ग्रेड बी के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। यहां पर आपको बताना है कि जो बेसल 3 नॉर्म्स हैं, आपने सुना होगा, काफी समय से इसकी चर्चा होती रहती है, अक्सर न्यूज में आता रहता है। तो इससे रिलेटेड 4 स्टेटमेंट मैंने लिखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जी हां, ध्यान से पढ़ना इसको। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है? इट वाज इंप्लीमेंटेड। ये कह रहा है कि ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका है 2019 में, जो कि गलत है। अभी इंप्लीमेंट भारत में नहीं हुआ है। दूसरा लिखा है कि 2021 में किया जाएगा, ये भी गलत है। अब देखिए तीसरा जो स्टेटमेंट है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट विल बी इंप्लीमेंटेड इन इंडिया इन 2023। अब आप सोचोगे कि मैंने ये पूछा क्यों है, इसमें खास बात क्या है? खास बात यह है कि पिछले वर्ष जो है यहां पर डिसाइड किया गया था कि जो बेसल 3 नॉर्म है ये 2022 में इंप्लीमेंट होना था, लेकिन कोविड-19 को देखते हुए यहां पर जो बैंकिंग के अंदर प्रॉब्लम आ सकती थी, इन सब को देखते हुए यहां पर 1 साल के लिए डिले कर दिया गया है। सो इट हैज बीन डिफर्ड बाय एन ईयर टू जनवरी 2023 ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेसल 3 याद रखिएगा, ये एक फाइनेंशियल रिफॉर्म है। हमारे बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो रिफॉर्म है, ये इसका निर्णय लिया जाता है बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन के द्वारा। और यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आता है कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए बैंक का, ये होगा बेसल 3 के अंदर 4.5%। जो बेसल 2 है वो कहता है 2%। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। यहां पर आपको बताना है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। आपने सुना होगा पूरे कोविड के दौरान जब भी यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती थी तो अक्सर इसकी चर्चा होती थी, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। स्टडी आईक्यू पर भी बहुत सारे इससे रिलेटेड वीडियोस बने हैं, मैंने खुद बनाया है। यहां पर आपको बताना है कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम जो सरकार लेकर आई थी उसमें कौन कौन से सेक्टर्स को इंक्लूड किया गया है, कौन से सेक्टर्स को इंक्लूड किया गया है, ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन है। देखिए यहां पर जो 5 सेक्टर्स लिखे हुए हैं दोस्तों, ये पांचों ही करेक्ट हैं। पांचों सेक्टर को यहां पर प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम में शामिल किया गया था। क्योंकि मैं आपको अपडेट बता दूं, पहले क्या था, सरकार ने सिर्फ 3 सेक्टर्स को चुना था। आप देख सकते हो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, फिर दूसरा यहां पर जो ड्रग इंटरमीडिएरीज होते हैं जिनको बल्क ड्रग्स कहा जाता है, जैसे पैरासीटामॉल हो गया, कोई भी मेडिसिन बनाना है उसके लिए जो इंग्रेडिएंट होता है वो बल्क ड्रग कहते हैं। तो इसके लिए सरकार ने यहां पर स्कीम निकाली थी और यहां पर इतना फाइनेंशियल एलोकेशन किया था। फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस, कोविड-19 के समय जो अलग अलग डिवाइसेस हैं हॉस्पिटल्स में यूज होते हैं, उसके लिए भी सरकार ने किया था। लेकिन आगे चलकर सरकार ने 10 और सेक्टर्स यहां पर जोड़ दिए। आप देख सकते हो एडवांस केमिस्ट्री, सेल बैटरी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हो गए, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट हो गया, फार्मास्यूटिकल ड्रग, टेलीकॉम प्रोडक्ट्स हो गए, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हो गए, फूड प्रोडक्ट्स हो गया, सोलर पीवी मॉड्यूल्स हो गए, वाइट गुड्स हो गया, वाइट गुड जैसे एसी, फ्रिज हो गया, एलईडी है, स्पेशलिटी स्टील हो गए। ये सभी सेक्टर्स आपके जोड़ दिए गए हैं प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो कंपनी प्रोडक्शन करती है उसके पर यूनिट के हिसाब से या फिर जो भी सब्सिडी देना है वो सरकार यहां पर इसके थ्रू देती है। तो यही होता है प्रोडक्शन लिंक, मतलब जितना ज्यादा प्रोडक्शन आप करोगे उतना ज्यादा आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो ये पांचों ही सेक्टर करेक्ट होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है।
क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं दोस्तों। यहां पर आपको याद होगा पिछले साल सरकार एक एक्ट लेकर आई थी जिसका नाम है विवाद से विश्वास एक्ट। ठीक है, ये पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था। तो आप मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि ये जो विवाद से विश्वास एक्ट लाई थी सरकार, ये कौन से टैक्सेस के लिए लाया गया था? क्या ये डायरेक्ट टैक्स के लिए था, इनडायरेक्ट टैक्स के लिए था, वेल्थ टैक्स के लिए था, या फिर जितने भी टैक्स हैं सभी के ऊपर ये विवाद से विश्वास एक्ट लागू होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल डायरेक्ट टैक्स के लिए लाया गया था। देखो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, आपने सुना होगा पर्सनल इनकम टैक्स, जो इनकम टैक्स हम भरते हैं, जो हम सैलरी मिलती है या जो हम कमाते हैं, तो इनकम टैक्स में कौन पे करता है? जिसके पास इनकम आ रही है, तो इसीलिए डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। ठीक है, कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया, ये भी आपका डायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं? आज के डेट में सबसे बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है? वो है आपका जीएसटी। ठीक है, जैसे एक्साइज ड्यूटी हो गया, ये सारी चीजें क्या हो गई हैं आज के डेट में जीएसटी के अंदर इंक्लूड कर दी गई हैं। जीएसटी में इनडायरेक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि हम डायरेक्टली सरकार को नहीं देते हैं, हम देते हैं यहां पर प्रोड्यूसर को या फिर जो सेलर है उसको, और सेलर क्या करता है फिर उसको सरकार को पे कर देता है, इसलिए इनडायरेक्टली है ये, इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। वेल्थ टैक्स होता है, मतलब आपके पास जितना वेल्थ है उसके ऊपर सरकार टैक्स लगाती है। तो यहां पर जो विवाद से विश्वास एक्ट है, इसके अंदर सरकार ने ये कहा, आपको पता होगा कि बहुत सारे विवाद रहते हैं सरकार के बीच में। सपोज कोई पर्सन ए है, पर्सन ए को यहां पर सरकार कह रही है कि आपको अभी 1 करोड़ रुपए टैक्स देना है, लेकिन पर्सन ए कह रहा है कि नहीं, मुझे तो सिर्फ 10 लाख का ही टैक्स देना है, आप गलत बोल रहे हो। तो इसको लेकर मामला कोर्ट में अटका हुआ है बहुत दिनों से। तो यहां पर क्या है, सरकार ने यहां पर पर्सन ए को यह कह दिया इस एक्ट के तहत कि अगर आप अभी 1 करोड़ रुपए दे देते हो, ठीक है, ये पूरा मामला सल्टा देते हैं, 1 करोड़ आप अभी दे देते हो, और कोर्ट में अगर आप मतलब कि आप फिर हमें कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब आपके ऊपर हम कोई भी पेनल्टी नहीं लगाएंगे, चाहे वो 5 साल पुराना केस हो या फिर 3 साल पुराना हो। आप सिंपली हमें 1 करोड़ रुपए दे दो, और कल के डेट में यहां पर अगर आप कोर्ट में केस हार जाओगे तो हो सकता है ये अमाउंट डबल हो जाए, 2 करोड़ हो जाए। तो इसीलिए सरकार ने ये वाला एक्ट लाया ताकि जितने भी पेंडिंग केसेस हैं डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड, उसका यहां पर ज्यादा से ज्यादा सरकार के पास पैसा आ सके। तो यही एक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड। और आप यहां पर रीसेंट न्यूज भी देख सकते हो कि सरकार को करीब 72,000 करोड़ रुपए भी इस एक्ट के तहत, इस स्कीम के तहत यहां पर मिले थे। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था पिछले वर्ष सेपरेट चैनल जिसका नाम है फुल्ली एक्सेसिबल रूट। ठीक है, FAR। आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है कि फुल्ली एक्सेसिबल रूट ये किस चीज से रिलेटेड है। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि इसका मेन पर्पस क्या है। तो 4 ऑप्शन है, इसको ध्यान से पढ़िए, पॉज करिए और बताइए कौन सा करेक्ट होगा। इसका राइट आंसर है दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। जी हां, देखो अब क्या होता है कि सरकार कई सारे सिक्योरिटीज निकालती है। सिक्योरिटीज का मतलब है बॉन्ड्स बेसिकली। तो यहां पर बॉन्ड क्या होता है, सपोज सरकार को 100 करोड़ रुपए चाहिए, तो सरकार ने 100 करोड़ का बॉन्ड जारी कर दिया। अब लोग क्या करेंगे, उसको खरीदेंगे। तो यहां पर क्या होता है कि जो एनआरआईज होते हैं वो भी खरीद सकते हैं, लेकिन ज्यादातर क्या होता है उस पर लिमिट लगा दी जाती है कि सपोज 100 करोड़ है, तो यहां पर सरकार ने कह दिया कि 6% से ज्यादा हम एनआरआईज को नहीं बेचेंगे। तो एनआरआईज मैक्सिमम कितना इन्वेस्ट कर सकता है, इसमें से 6 करोड़ पर ही इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि सरकार 100 करोड़ का ला रही है, इसका 6% हो गया 6 करोड़। तो यहां पर सरकार एक नया स्कीम लेकर आई, इसका क्या नाम है, आरबीआई लेकर आई, ध्यान रखिएगा, फुल्ली एक्सेसिबल रूट। अब देखिए आरबीआई क्या होता है कि सरकार खुद डायरेक्टली नहीं करती है ये सारी चीजें आरबीआई के माध्यम से की जाती हैं। तो जब मैं सरकार कहता हूं तो इसका मतलब आरबीआई इस चीज को कर रही है। तो यहां पर आरबीआई ने ये वाला चैनल लेकर आई जिसका नाम है फुल्ली एक्सेसिबल रूट। तो इसके तहत क्या होगा, एक सेलेक्टिव कुछ सिक्योरिटीज ऐसी होंगी जहां पर कोई भी सीलिंग नहीं है, ये 6%, 10% कोई सीलिंग नहीं है। एनआरआई जितना पैसा लगाना चाहें, तो सपोज सरकार 100 करोड़ का लेकर आ रही है, तो इस पर्टिकुलर चैनल के माध्यम से, फुल्ली एक्सेसिबल रूट के माध्यम से एनआरआई जितना पैसा लगाना चाहें, पूरा 100 करोड़ लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, आया समझ में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फुल्ली एक्सेसिबल रूट किस लिए है। यहां पर फॉरेनर्स लिखा हुआ होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, यहां पर मैंने लिखा है 10% लिमिट, ये सारी चीजें गलत हैं। फुल्ली एक्सेसिबल रूट का मतलब है कोई सीलिंग नहीं है, और किसके लिए है, एनआरआईज के लिए है। बाकी जितनी सिक्योरिटीज होती हैं दोस्तों उसके ऊपर 6% की लिमिट होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखिए यहां पर स्टैटिक क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं, तो करंट के साथ साथ मैं स्टैटिक भी कवर करूंगा। तो अगले हमारे 4 क्वेश्चन स्टैटिक से होंगे। यहां पर पहला आपको बताना है कि नेशनल इनकम इन इंडिया, जो नेशनल इनकम होता है, कितना देश का इनकम है, ये सारी चीजें कौन रिलीज करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
बी दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, NSO। बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी सी चीज है, कंफ्यूज मत हो जाना, एक और एग्जाम में आता है कि नेशनल इनकम जो है इसका आंकड़ा किसके द्वारा रिलीज किया जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स नहीं होगा, नेशनल इनकम कमिटी नहीं होगा, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट नहीं होगा। तो ये जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है ये कौन से मिनिस्ट्री में आता है, ये भी ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। ये मिनिस्ट्री बनाई गई थी 1999 में। और जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, लेट मी टेल यू, पहले क्या था, इसको दो हिस्सों में बोलते थे, एक होता था CSO और दूसरा होता था NSSO। तो यहां पर दोनों को एक तरह से मर्ज कर दिया गया और ये किसके अंदर आता है, NSO के अंदर आता है, दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के अंदर आता है। इसके अंदर आपको दो विंग मिलेंगे, एक है आपका CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस और दूसरा है आपका नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, NSSO। तो NSO के द्वारा ये रिलीज किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। यहां पर आपको बताना है कि GDP डिफ्लेटर इज एन ऑफन साइटेड टर्म इन इकोनॉमिक डिस्कशन। अक्सर आप सुनते होंगे ना GDP डिफ्लेटर के बारे में, तो क्या आप बता सकते हो कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है GDP डिफ्लेटर से रिलेटेड? अगर आपको पता है GDP डिफ्लेटर होता क्या है तभी आप ये कर पाओगे, अदरवाइज अगेन काफी मुश्किल हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इवैल्यूएट्स इन्फ्लेशन बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द जीडीपी ऑफ द कंट्री। तो बेसिकली क्या होता है, आपने रियल जीडीपी सुना होगा, नॉमिनल जीडीपी सुना होगा। तो यहां पर जब हम कहते हैं कोई नॉमिनल जीडीपी है, रियल जीडीपी है, लेकिन उसमें इन्फ्लेशन का कितना असर आया है वो फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला लगाते हैं। आपने ये तो अक्सर सुना ही होगा कि जो नॉमिनल जीडीपी है वो रियल जीडीपी से ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हमेशा इन्फ्लेशन आता रहता है, राइट। सो सपोज मैं कहता हूं 2020 का अभी जो वर्ष गया है, यहां पर 2020 का रियल नॉमिनल जीडीपी सपोज मैं कहता हूं 120 रुपीज है, मतलब 120 रुपए के गुड्स हमने प्रोड्यूस किए थे। लेकिन जो रियल जीडीपी है उसकी वैल्यू है 100 रुपीज। मतलब जो रियल जीडीपी में आपने देखा होगा, हम बेस ईयर का जो प्राइस है उसका कैलकुलेट करते हैं, मतलब 2012 में जो प्राइस था उसके हिसाब से 2020 में उसकी वैल्यू क्या होगी उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। तो रियल जीडीपी अगर मैं कहता हूं 100 रुपीज है, नॉमिनल जीडीपी अगर मैं कहता हूं 120 रुपए आया है, तो यहां पर जीडीपी डिफ्लेटर क्या होगा, तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ये कितना आ गया, यहां पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 120। तो 120 जीडीपी डिफ्लेटर है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब इसकी वैल्यू 100 से ज्यादा है, इसका सिंपल अर्थ ये हुआ कि इन्फ्लेशन की वजह से जो जीडीपी में कितनी बड़ी बढ़त देखने को हमें मिल रही है। द रेशियो हेल्प्स shows the extent to which the increase in gross domestic product has happened on account of higher prices। तो यहां पर 20% जो हमें हायर देखने को मिल रहा है, 120 आ रहा है ना ये, तो यहां पर सिंपल अर्थ ये हुआ कि 20% जो है वो इन्फ्लेशन की वजह से हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये असर हुआ, इसी को कहते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। तो बेसिकली इट इवैल्यूएट्स इन्फ्लेशन। इससे हमें क्या पता चला इन्फ्लेशन के बारे में, बाय टेकिंग इनटू अकाउंट जीडीपी ऑफ द कंट्री। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। अगेन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जीडीपी के बारे में हम पढ़ते हैं, वैसे ही हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो यहां पर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं आपके आरबीआई ग्रेड बी में। लेट मी टेल यू कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होगा, इधर उधर, तो आपको हर एक चीज यहां पर पता होनी चाहिए। तो वैसे ही ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का बताइए, दो स्टेटमेंट है, कौन सा करेक्ट है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज दोनों ही स्टेटमेंट सही होंगे। देखो जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है पहले ये बताओ। जीडीपी इट इज इक्वल्स टू C प्लस I प्लस G प्लस NX, ये होता है ना, प्राइवेट कंजम्पशन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब हुआ इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, राइट, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, ये होता है नेट एक्सपोर्ट। तो ये जीडीपी हो गया। अब जीडीपी की जब हम बात करते हैं तो दोस्तों हम यहां पर देखते हैं कि हमारे देश के अंदर कितना प्रोड्यूस हुआ है, हमारे देश के अंदर जो इनकम जनरेट हुई है वो कितनी है। लेकिन जब हम कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो जीडीपी है वो तो हम काउंट करते ही हैं, हमारे देश में कितना जनरेट हुआ है इनकम। इसके अलावा जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, जैसे कि आपने देखा होगा भारत से कुछ लोग कुवैत जाते हैं, सऊदी अरब जाते हैं, यूएई जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, तो वहां पर जाकर कमाते हैं, तो वहां से पैसा भारत भी तो भेजते हैं, तो वो भी अगर हम इसमें इंक्लूड कर देंगे जीडीपी के अंदर, तो वो बन जाएगा आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत है? अब देखो ग्रॉस यहां पर लिखा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसका मतलब ये हुआ
कि आपने देखा होगा बाहर के विदेशी लोग भी तो हमारे देश में आते हैं जो भारत के अंदर कमाते हैं, तो हमें उसको माइनस करना है। तो सपोज मैं कहता हूं कि भारत से बाहर कुछ लोग गए, वो फॉरेन कंट्री जाकर उन्होंने 1,000 रुपए कमाए, ठीक है। वैसे ही यहां पर क्या हुआ कि अमेरिका से कुछ लोग आए और भारत के अंदर उन्होंने 200 रुपए कमाया, तो वो 200 रुपए क्या करेंगे, अमेरिका भेज देंगे। तो यहां पर 1000 रुपीज हमारे देश के अंदर आया और बाहर कितना गया, ये गया 200 रुपए। तो यहां पर नेट कितना हो गया, नेट फैक्टर इनकम हो गया 800 रुपीज। तो जीडीपी में हमने क्या करेंगे, यहां पर नेट फैक्टर इनकम ये 800 जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। बहुत सिंपल है, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। अब देखो क्या लिखा है दूसरा, इन सम केसेस जीएनपी कैन बी लेस देन जीडीपी। क्या ऐसा हो सकता है कि जीएनपी जीडीपी से कम हो? क्यों नहीं हो सकता है। सपोज मैं कहता हूं कि यहां पर 1,000 रुपए हमारे देश के अंदर आया, जो लोग काम करने गए थे, और यहां पर हमारे देश के अंदर जो लोग आए थे बाहर से, उन्होंने 1200 रुपए कमाया देश के अंदर और उसको बाहर भेज दिया। तो 1000 माइनस 1200, अब वैल्यू कितनी आ जाएगी, -200। तो जीडीपी में से हम क्या करेंगे, -200 कर देंगे। तो जीएनपी की वैल्यू कम होगी कि नहीं होगी जीडीपी से? तो ये हो जाता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। देखिए मैं डिटेल में इसको इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। यहां पर अगेन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, डिस्पोजेबल इनकम क्या आपको पता है कि नहीं है? इट इज ऑफन टॉक्ड अबाउट व्हेन डिस्कसिंग नेशनल इनकम। जब हम नेशनल इनकम वगैरह की बात करते हैं तो डिस्पोजेबल इनकम भी एक टर्म आता है। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहां पर डिस्पोजेबल इनकम से रिलेटेड सही है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। देखो बहुत ही सिंपल है। सपोज आप कहीं काम करते हो, आप 1 लाख रुपए कमाते हैं, ठीक है। तो 1 लाख रुपीज जो आपको सैलरी मिलती है, तो क्या आप पूरा 1 लाख रुपए खर्च कर पाओगे? नहीं कर सकते हो। ऑब्वियस सी बात है, 1 लाख में से आपको काफी हद तक ये टैक्स भी पेमेंट करनी होती है। तो यहां पर सपोज मैं कहता हूं कि 10% टैक्स है, मतलब 1 लाख में से आपने कितना टैक्स भर दिया, 10,000 रुपए टैक्स भर दिया। अब जो 90,000 बचा, ये बन जाएगा आपका डिस्पोजेबल इनकम, मतलब कि वो इनकम जिसमें से आप एक्चुअल में कंज्यूम कर सकते हो, खर्च कर सकते हो। सो इनकम अक्रूइंग टू इंडिविजुअल्स आफ्टर डायरेक्ट टैक्सेस हैव बीन पेड। अब ध्यान रखना, अगर इनडायरेक्ट टैक्स होता तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, ये 90,000 रुपए में से सपोज आप 5,000 की कोई मोबाइल ले रहे हो, 5,000 का मोबाइल ले रहे हो, तो 5,000 पे हो सकता है इनडायरेक्ट टैक्स पे करोगे, आप जीएसटी पे करोगे 900 रुपए, 1,000 रुपए, जितना भी, तो वो एक अलग चीज है। यहां पर डिस्पोजेबल इनकम कितना होगा, 90,000 होगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये पहले 10 क्वेश्चन थे सेट 1 के अंदर। इसी तरह से हर रोज मैं 10 क्वेश्चन आपके लिए लाता रहूंगा ताकि आपका जो आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम है वो अच्छे से प्रिपेयर होता रहे दोस्तों। बाकी अगर आपको इसका पूरा कोर्स खरीदना है तो जैसा मैंने बताया स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे पहली बार जुड़े हो तो मैं बता दूं, इंस्टाग्राम पर मैं कई सारे MCQs डालता रहता हूं, वहां पर जाकर आप प्ले कर सकते हो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।